शेम कहते। अध्यक्ष जी बात सुनिए। तो ये हल्ला मचाएंगे तो अगले प्रश्न में कोई हल्ला नहीं मचाएगा, कोई हल्ला नहीं मचाएगा। इनका हमारे संख्या खड़े रहोगे, मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा। अध्यक्ष जी भाई रुको। पर्सन संख्या 1416। सिंपल सी बात है, महिला अत्याचार का जो मामला है बहुत गंभीर है। आप तो चाहते हो कि अगला क्वेश्चन आ जाए, ये पीछा छूट जाए। मैं माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है खंड ब में, आपने जो परिशिष्ट लगाया है ना, पहला है 10-8-23, दूसरा है 9-5-22, तीसरा है 12-5-14, चौथा है 20-8-9, उससे आगे है 20-12-12, उससे बाद में 26-3-21, उसके बाद में है 22 जून 2006, और उसके बाद है ये सारे परिशिष्ट आपने साथ लगा के दिए हैं जो आपने नए सरकार ने डायरेक्शन दिए हैं। इनमें एक भी डायरेक्शन मौजूदा सरकार की हो तो आप बता दो, एक भी डायरेक्शन। दूसरा मेरा सवाल है, आपने कहा, भाई सुनो, दूसरा आपने कहा है कि 20,767 प्रकरण दर्ज हुए। इसमें दलित महिलाओं के कितने हैं, नाबालिग के कितने हैं, और कितने में चालान पेंडिंग है? एक। दूसरा, इसमें दलित महिलाओं को सरकार कोई पैकेज देती है तो कितना पैकेज अभी पेंडिंग है, कितनी महिलाओं को, ये मैं पूछ रहा हूं। एक क्वेश्चन और नहीं आया, नहीं आया सर। और आप जो आंकड़े दे रहे हैं ना माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट, आपने अप्रैल 24 में जो बताया ना 2861 मामले दर्ज हुए और मई के अंदर 4088 दर्ज हुए, जो कि एक महीने में ही 43% के आसपास वृद्धि हुई। आप 6% कम बता रहे हो, कहां से बता रहे हो? ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं? माननीय तो कुछ कहेंगे? कुछ हकीकत जो है वो सदन को गुमराह ना करे, सही चीज बताएं। जवाब सुनिए। अरे माननीय मंत्री महोदय कुछ कहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, बेसिक इशू ये है कि हमारी सरकार आने के बाद में हमने क्या किया। मैं बता रहा हूं कि हमारे 7,400 ऐसे स्थान हमने चिन्हित किए हैं जहां पर लेडीज का मूवमेंट ज़्यादा होता है। शॉपिंग मॉल्स हैं, आपके पार्क्स हैं, आपके सिनेमा हाउसेज हैं, ये जितने भी जहां हैं शॉपिंग एरियाज के अंदर हमने, और 20,615 नए सीसीटीवी जो कैमरास जो हैं हमने डिपार्टमेंट ऑफ DOIT से हमने ऑर्डर कर दिए हैं। पहले केवल जो है एक पूरे 11,500 ही कैमरा थे, हम 20,000 अतिरिक्त लगा रहे हैं, और 200 जो महिलाएं की स्क्वाड है उनको 200 को मोटरसाइकिल वायरलेस कैमरा जैकेट के ऊपर लगा के। अब ये पूछेंगे, आप बैठिए। नो, अगला प्रश्न श्री ललित मीणा। संख्या 1416 1416। जवाब दो। पूछे 1416। माननीय मंत्री महोदय। अरे आप जवाब दो। मंजू में ठीक है, आप आप उत्तर पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। पर्यटन विभाग के आप भाषण करती हैं, प्रश्न नहीं पूछती हैं। आप तो माननीय मंत्री महोदय बोलिए। पर्यटक विभाग के वार्षिक मेले उत्सव कैलेंडर में बूंदी की कजरी तीज व कोटा का दशहरा मेला सम्मिलित है। अगला प्रश्न हो गया। बारा जिले के किशनगंज कस्बे में आयोजित होने वाले फूटबॉल लोकोत्सव को पर्यटक से जोड़ने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है। विभाग में मेलों को पर्यटक से जोड़ने संबंधित प्राप्त प्रस्तावों पर स्थानीय जिला प्रशासन की रिपोर्ट तथा श्रद्धालुओं, मेलार्थियों, पर्यटकों की संख्या इत्यादि के आधार पर निर्णय लिया जाता है। खंड 2, उक्त लोकोत्सव को और अधिक भव्य बनाने के लिए आर्थिक सहयोग दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है। विभाग में प्राप्त प्रस्तावों को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाता है। खंड 3, बारा जिले में स्थित सीताबाड़ी में आयोजित होने वाले सहरिया लघुकुंभ मेले को पर्यटक विभाग के वार्षिक कैलेंडर में सम्मिलित करने तथा बजट आवंटन संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है। विभाग में मेलों को पर्यटक कैलेंडर में सम्मिलित करने में इनके लिए बजट आवंटन से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों पर स्थानीय जिला प्रशासन की रिपोर्ट, श्रद्धालुओं, मेलार्थियों और पर्यटकों की संख्या व उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं, मेलों के आयोजन
आयोजन स्थल की लोकप्रियता, सांस्कृतिक महत्व, पर्यटकों की आवाजाही, पर्यटक विकास की संभावना इत्यादि के आधार पर निर्णय लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, किशनगंज का जो फूल डोल लोक उत्सव है, ये पिछले 126 वर्षों से मनाया जा रहा है। मैं केवल मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, इसको पर्यटन में शामिल करने का विचार रखते हैं, और शामिल नहीं कर रहे हैं या विचार नहीं है तो कहीं ना कहीं बजट, इसको हर साल ये भरा जाता है किशनगंज में फूल डोल, तो इसको बजट देने का आप कहीं ना कहीं सरकार से प्रावधान कराएं, क्योंकि ये 126 साल पुरानी परंपरा फूल डोल की किशनगंज में वर्तमान में है, तो इसको कहीं ना कहीं बूंदी की जो तीज है और दशहरे का मेला है, उसके आधार पे कहीं बजट देने का प्रावधान करने का विचार करके आश्वस्त करें मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में इस पर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है, फिर भी जिला पर्यटक विकास समिति के माध्यम से प्रस्ताव मंगवाकर पर्यटक की दृष्टि से परीक्षण करवाकर उसमें युक्त निर्णय लिया जाएगा, और फिर उसके ऊपर जो है निर्णय लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री महोदय, ये सीताबाड़ी जो मेरा जहाँ आदिवासी कुंभ भरता है, सीताबाड़ी आदिवासी जो कुंभ भरता है केलवाड़ा में, वहाँ पर भी ये हमारा मेला भरता है। इस फूल डोल को और हमारे सीताबाड़ी जो धार्मिक स्थल है, इन दोनों का आप बजट दिलवाने का श्रम करें ताकि मेले का आयोजन किया जा सके, और विभाग से इसके प्रस्ताव मंगाकर इसको बजट एलोट करने का आप आश्वासन सम्मिलित करें माननीय मंत्री महोदय। पर्यटक विभाग द्वारा वर्ष पर्यंत राज्य की संस्कृति व कला के प्रोत्साहन हेतु मेले और उत्सवों का आयोजन किया जाता है, इसके लिए और हमारी सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है। विभाग द्वारा पर्यटक से प्रस्ताव मंगवाकर इस पे जो है युक्त निर्णय लिया जाएगा। श्री शंकर सिंह रावत, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो हो गए। ये लक्ष्मण श्री शंकर सिंह रावत। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 484। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 नवीन जिला ब्यावर में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव वर्तमान में विभाग में विचाराधीन नहीं है, तथापि भविष्य में नीतिगत निर्णय होने के उपरांत गुणावगुण के आधार पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने पर विचार किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ब्यावर में मेडिकल कॉलेज खोलना बहुत अति आवश्यक। चार तरफ के स्टेट हाईवे रोड का चौराहा है और उस जगह पर 4 जिलों के मरीज आज भी किसी अस्पताल में मिलेंगे, इसलिए स्टाफ की कमी रहती है। मेरा सरकार से आग्रह है आपसे कि ब्यावर में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए माननीय मंत्री महोदय से आदेश कराने का कृपा करा दो। माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेसिक हमारा नियम है कि एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हमारे 33 जिले हैं। सर्वप्रथम हमारे 6 डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे मेडिकल कॉलेज खुले, उसके बाद फेज 2 में 7 मेडिकल कॉलेज खुले, जो ये 7 और 6 13 फंक्शनल है। 15 जो हैं, जो 20 स्वीकृत हुए, 15 और बने, और 5 के डीपीआर जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं। 5 करोड़ पर डीपीआर 12 बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू और सवाई माधोपुर में अभी इस वर्ष जो है कंप्लीट हो जाएंगे। जो 17 नए जिले बने अध्यक्ष महोदय, उनके अंदर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं और इसका भी हम ले रहे हैं। और ब्यावर जो है अभी अजमेर से 55 किलोमीटर, भीलवाड़ा से 110 और पाली से 125 किलोमीटर है। तो मेडिकल कॉलेज है, पर सब जिलों में बनेंगे, और जब बनेंगे तो ब्यावर में भी बनेगा। श्री भागचंद टाकड़ा। अध्यक्ष महोदय, आपके 2 प्रश्न। श्री भागचंद टाकड़ा। माननीय अध्यक्ष श्री भागचंद। प्रश्न संख्या 1248। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी नहीं, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा आपसे निवेदन करता हूँ अपनी सीटों में जाइए। कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग से संबंधित है, जबकि राज्य में ग्राम पंचायतों की राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत स्वयं के स्वामित्व की आबादी भूमि के ही जारी किए जाने का अधिकार प्राप्त है।
यदि धारा 91 के तहत कृषि भूमि को आबादी में स्थानांतरित किया जाता है तथा उक्त रूपांतरित आबादी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करवा दी जाती है तो ऐसी भूमि का पट्टा संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा वर्तमान प्रावधानों के तहत दिया जा सकता है। इसमें शहरी निकायों की भांति ऐसा प्रावधान किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। माननीय मंत्री महोदय, आप ये बताएं कि जब शहरी निकाय और ग्राम पंचायत के एक समान कानून है और एक समान संविधान है तो यह भिन्नता क्यों? आप यह बताएं कि ग्राम पंचायत में वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग परिवार रह रहे हैं, स्वयं की खातेदारी में रह रहे हैं, किस्म परिवर्तन करा के मकान पक्के निर्माण बना रखे हैं, ग्राम पंचायत की आबादी में रह रहे हैं, उनको पट्टा जारी करने हेतु सरकार के नियमों में संशोधन कराने पर विचार रखती है कि नहीं? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट सुनाई दी है। दोबारा माननीय सदस्य से कहूंगा कि दोबारा बोले। माननीय मंत्री महोदय, जब शहरी निकाय और ग्राम पंचायत का एक समान कानून है, एक संविधान है, तो भिन्नता क्यों? आप यह बताएं कि ग्राम पंचायतों में वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवार रह रहे हैं, उनकी स्वयं की खातेदारी में किस्म परिवर्तन करा के मकानों के पक्के निर्माण कर चुके हैं और ग्राम पंचायत की आबादी में 50 सैकड़ों वर्षों से लोग रह रहे हैं, उनको पट्टे जारी करने हेतु सरकार के नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है क्या? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज में ये प्रावधान है कि कोई किसी के खेत में वो मकान बनाता है तो 500 वर्ग गज तक का बना लेता है। उसको पट्टा लेना है तो उसको सरेंडर करना पड़ता है ग्राम पंचायत में, फिर ग्राम पंचायत उसका पट्टा बना देती है। इसे पट्टे दिए जा रहे हैं, पट्टे देने में कोई व्यवधान नहीं है, न कोई रोक है। माननीय मंत्री महोदय, जिन गांवों की आबादी कटी हुई है, जब आबादी कटी हुई है और आबादी में पट्टी देने पर विचार रखती है कि नहीं, उनके नियमों में संशोधन करके पंचायत नगर पालिका की तर्ज पर? आ गया। माननीय मंत्री, कुछ कहना है? माननीय महोदय, इन्होंने कहा कि आबादी से सटी हुई है। पंचायत राज का काम इतना ही है कि आबादी में जो जमीन होती है उसी के पट्टे देती है, परंतु जो खेत हैं, खेतों में मकान बनाए हुए हैं तो ये नियम है कि मकान बना सकते हैं, लेकिन पट्टा लेने के लिए उस जमीन को उसको पंचायत को समर्पित करना पड़ेगा, सरकार को समर्पित करना पड़ेगा, फिर सरकार आबादी में कन्वर्ट करेगी तो हम पट्टा दे सकते हैं। डॉक्टर शैलेश सिंह। नहीं, दो हो गए। डॉक्टर शैलेश सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न संख्या 30। हाँ, माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय जी, नहीं, वर्तमान में राजकीय पशु प्रजनन केंद्र कुमेर में गौशाला संचालित नहीं है, इसलिए राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 संशोधित 2021 के अंतर्गत सहायता राशि देय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगा कि रियासत काल से कुम्हेर में गौशाला संचालित थी। सन 1961 में 1961 में राज्य सरकार के अधीन आई और पशुपालन विभाग के नियंत्रण में दे दी गई। उसके बाद से 2021 में जो अधिनियम जारी हुआ उसमें गौशालों को अनुदान देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया, लेकिन डी कुम्हेर में इस कुम्हेर की जो गौशाला है इसके पास 886 बीघा, पूछिए क्या चाहते हैं मंत्री? 886 बीघा जमीन उपलब्ध है, जिसमें से नगर पालिका क्षेत्र में 3.71 हेक्टेयर जमीन आती है। मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि इसमें गौशाला के अनुदान देकर इस जमीन को जो नगर पालिका क्षेत्र में आ रही है उसको गौशाला के लिए आवंटित कर दें, जिससे और नगर पालिका को नोडल एजेंसी उसमें बना दें, जिससे उनका अनुदान मांग नहीं होती, गौशाला से आता रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मनीष यादव, हो गया आपका? देना है, कुछ बोलना है?
मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान में जो गौशाला वहाँ संचालित नहीं है, पशुपालन विभाग के अधीन है ये जमीन। और यदि वहाँ गौशाला खोलना चाहते हैं माननीय सदस्य तो वहाँ पर एक संस्था बना करके नियमानुसार आवेदन करें तो हम उसमें मदद करेंगे। श्री मनीष यादव। प्रश्न संख्या 891 उत्तर प्राप्त हो गया। चलिए पूरे प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र ऑब्लिक नीतिगत दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मासिक वेतन 13,000 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका का 6500 व आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता का 6,000 रुपये करेंगे। तो सरकार अपने घोषणा पत्र अनुसार ये मानदेय कब तक तय कर देगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बीजेपी के हमारी घोषणा पत्र के अनुसार हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जो समय समय पर अभी भी हमने 1 अप्रैल 2024 को जो है 10% मानदेय बढ़ाया गया था और चरण रूप से क्रमिक रूप से चरणबद्ध तरीके से जो है इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। दूसरे डिपार्टमेंट को गया है, उत्तर आएगा। क्या ये माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न, क्या ये सही है कि वर्ष 2023 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका व आशा सहयोगिनी को मिलने वाले मानदेय के राज्यांश में 15% वृद्धि की गई थी? यदि हाँ तो आपकी सरकार द्वारा मानदेय की वार्षिक वृद्धि में 5% की कमी किस आधार पर की गई? रूटीन में आ जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमने घोषणा पत्र में बताया था कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगियों का और सहायिकाओं का वेतन वृद्धि की जाएगी, तो चरणबद्ध तरीके से जो है अभी 7 महीने हुए हैं और 1 अप्रैल 24 से हमने 10% इसको बढ़ा दिया है और आगे भी क्रमिक रूप से जो है प्रतिवर्ष इसको बढ़ाया जाएगा। मैंने पूछा 5% की कमी 2023 में 15% बढ़ाया था, कमी क्यों कर दी? मैं आश्वस्त कर दिया बढ़ाएंगे चरणबद्ध। श्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव बोल दिया, बोल दिया। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उक्त बीमा क्लेम नेफ्ट बाउंस व खाता सत्यापित न होने के कारण लंबित है, जिसके लिए भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित करने हेतु बीमा कंपनी एवं जिलों को निर्दिष्ट किया है। बकाया बीमा क्लेम शीघ्र ही बीमा कंपनियों के माध्यम से वितरित कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2023-24 के लिए तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2023 और रबी 2024 के लिए बीमा क्लेम आकलन पोर्टल के माध्यम से ही गणनाधीन है। माननीय सदस्य। बीमा क्लेम नेफ्ट बाउंस और खाता सत्यापित न होने के कारण लंबित है, जिसके लिए भारत सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिए कि वैकल्पिक खाता चुन लिया जाए और उसमें क्लेम दे दिया जाए। हो गया। फिर भी 2 साल से किसानों को अभी तक क्लेम मिला नहीं है, तो क्या इसमें किसान दोषी है या अधिकारी दोषी है? और इस शीघ्र का मतलब कोई टाइम बाउंड है कि जिनको अभी तक क्लेम नहीं मिला, एक क्षेत्र में ही 577 लोग दर दर भटक रहे हैं, तो कोई ऐसा टाइम बाउंड है कि इतने टाइम में दे दिया जाएगा? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत बताना चाहूँगा, जो ये 577 की संख्या है, इसमें मात्र 1,71,067 रुपये का ही पिछले 3 वर्षों का ये क्लेम है, जो कि निर्देशित किया जा चुका है बीमा कंपनियों को। और ये पोर्टल के माध्यम से, जैसा कि बताया कि जिस हिसाब से क्लेम दिया जाता है और सरकार के द्वारा बीमा कंपनियों को निर्देशित कर दिया गया, क्योंकि ये जो खाते से जो जिनके खाते नहीं मिलते हैं या जिनके खातों से पैसा वापस आ जाता है, उन्हीं को वापस वहाँ पर कैंप लगा करके देने की प्रक्रिया और ये प्रक्रियाधीन है। इतना सा सरकार कब तक दिला देगी? कोई टाइम? बहुत ही जल्द। चलिए श्रीचंद कृपलानी। प्रश्न संख्या 306। माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री महोदय बैठे। अरे आपका प्रश्न में नहीं बोलते हैं, प्रश्नकाल में नहीं बोलते हैं, प्रश्नकाल में बैठिए, अन्य नियमों की तरह आइए, आपको अनुमति मिल जाएगी।
अरे बैठिए, आपको नहीं पुकारा है, आपको अनुमति नहीं दी है, आपको भी अनुमति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं, प्रदेश में प्रत्येक जिला चिकित्सालय। अनुमति नहीं है माननीय सदस्य, 6 बार के विधायक हो आप। अरे आप 6 बार के विधायक हो, आप नियमों को मेरे से ज्यादा जानते हो। बैठिए, आप बैठिए। अंकित नहीं हो रहा है, फालतू में बोल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी नहीं, प्रदेश में प्रत्येक जिला चिकित्सालय में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में राज्य में कुल 42 मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थित हैं, जिनमें से 24 जिला चिकित्सालय, 16 चिकित्सा महाविद्यालय एवं 2 उप जिला चिकित्सालय में ये सेंटर स्थित हैं। सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2, भारत सरकार द्वारा अधिक प्रसव भार वाली चिकित्सा संस्थानों पर जहां मैटरनिटी बेड ऑक्यूपेंसी रेट 70% से अधिक होने पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अतिरिक्त 50 से 100 बेड के MCH विंग निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति पर विचार किया जाता है। वर्तमान में जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा का प्रसव और अनुसार मैटरनिटी बेड ऑक्यूपेंसी रेट 48.44% है, जो कि मैटरनिटी बेड ऑक्यूपेंसी रेट 70% से कम होने के कारण जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किया जाना विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो लिस्ट आपने दी और उसके अलावा भी जो जिला चिकित्सालय में शिशु केंद्र जो खोल रखे हैं आपने, मातृ शिशु केंद्र, क्या उसमें ऑक्यूपेंसी उतनी है, कहीं में कम भी है, उसमें वहाँ भी खोले गए हैं? नंबर 1। साथ ही मैं जानना चाहता हूँ, एक तरफ तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और हम जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास कर रहे हैं, तो आप वो शिशु केंद्र नहीं खोल रहे हो, तो इसके बारे में सीरियसली तो सरकार के बारे में क्या विचार करती है? हम स्कूल खुलाने जाएं तो आपके तो संख्या इतनी होनी चाहिए बच्चों की। हम अगर सड़क बनाने जाएं तो 2000 की आबादी होनी चाहिए। हम हॉस्पिटल खोलने जाएं तो इतनी आबादी होनी चाहिए। उसी तरह हमारी ऑक्यूपेंसी हम कम कर रहे हैं, जनसंख्या कम कर रहे हैं, तो आप शिशु केंद्र नहीं खोल रहे हो, तो क्या मंत्री महोदय जनसंख्या जहाँ नियंत्रण कर रहे हैं वहाँ खोलने का विचार है कि नहीं है? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री बोले। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स है, मैंने नॉर्म्स के अनुसार बोला है, तो आप फरमा रहे हैं कि भाई कई हॉस्पिटल हैं जहाँ 70% से कम हैं, उसकी पूरी जांच की जाएगी और आपके जो DH आपका निम्बाहेड़ा में है, वहाँ पर अभी आपके जो है करीबन 2 करोड़ का अभी रिपेयर मेंटेनेंस काम भी हो रहा है और 31 करोड़ का जो है आपका जो PIP के थ्रू 100 बेड का एक नया विंग की भी एक प्रस्तावित है इसमें। अगला, हाँ आप बोलिए। होंगे, मैं तो एक ही चीज पूछना चाह रहा हूं, कितने ऐसे प्रकरण हैं जो आपके नियम पूरे कर रहे हैं 70% के, उसके बाद वहां शिशु ये नहीं बने हैं शिशु चिकित्सालय, और कितने ऐसे हैं जो नियम से कम में भी बनाए गए हैं, उनकी संख्या बताएं। प्रश्न निम्बाहेड़ा का ही है, यही नहीं प्रदेश का? नहीं अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न जो है प्रश्नकर्ता पूछ चुके हैं और मैंने कहा कि उनको संदेह है कि भाई जो 70% से कई हॉस्पिटल्स में हैं, अब ये कब बने, आपकी सरकार में भी बन सकते होंगे, किसका कार्यकाल था हमें मालूम नहीं है। इसकी मैं जांच करके इसका पूरा जो है डिटेल्स लाके माननीय नेता प्रतिपक्ष को भी दे दूंगा और माननीय प्रश्नकर्ता को भी दे दूंगा। कह रहे, मैं तो यही कह रहा हूं कि नियमों से कम में पहले बने तो निम्बाहेड़ा को बना दो। निम्बाहेड़ा के विचार करना आप। श्री संदीप शर्मा। मंत्री महोदय एक बार आपके बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। उत्तर पड़ावा माना जाए माननीय अध्यक्ष महोदय। उत्तर पड़ावा माना गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 3 वर्ष में सरकार ने हजारों विद्यालयों को क्रमोन्नत किया,
पर उसमें संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए, न फर्नीचर, न शिक्षक, न अन्य संसाधन, और बिना कक्षाओं के ही विद्यालयों का, बिना शिक्षकों के विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। और जिस तरीके से विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया, तो ये प्रस्ताव किससे लिए गए? मेरे कोटा जिले के अंदर, मेरी विधानसभा के अंदर कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया, किसके कहने से क्रमोन्नत किया गया? कृपया मंत्री जी बताएं। प्रश्न पूछिए। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, कृपया मंत्री जी बताएं। और बिंदु संख्या 2, अधिकारियों ने जो आपको बिंदु संख्या 2 में सूचना उपलब्ध कराई है, उसमें उन्होंने 35 राजकीय विद्यालय ऐसे हैं जिसमें कक्षों में 1 से अधिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जबकि इसकी संख्या और अधिक है। माननीय मंत्री महोदय, चूंकि आप बेहद संवेदनशील हैं, शिक्षा के प्रति आप लगातार नवाचार कर रहे हैं। एक मेरे पास ये तथ्य है, नया गांव में ही भूल जाएंगे ये, नया गांव में ही खुले में कक्षा चल रही है। कृपया आप उत्तर सुन लीजिए। हाँ, माननीय मंत्री महोदय, कृपया आप इसको देखें। माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा का आप ये नहीं लेंगे और माफी नहीं मांगेंगे, सदन से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम इनका जवाब नहीं सुनेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनसे माफी का जो सरकार ने गुजारा, समाज के बारे में निश्चित रूप से बहुत दयनीय स्थिति शिक्षा की है। मंत्री महोदय, मेरा जवाब देना चाहते हैं, माफी नहीं मांगेगा, देना चाह रहे विपक्ष जवाब नहीं सुनेगा। गंभीर थे, बच्चों को गंभीरता कांग्रेस सरकार उनको छुपाने का प्रयास की संख्या में विद्यालय खोल दिए। 3 महीने में विद्यालयों में न शिक्षक, न फर्नीचर, न वहाँ पर कक्षाएं। साल में मन में आए जैसा ना चल रहा। माननीय अध्यक्ष, 5 साल में 13 करोड़ 66 रुपए दिए। 5 साल में हमने 6 महीने में 12 करोड़ 41 लाख रुपए दिए हैं। और हम निरंतर चरणबद्ध तरीके से भवन भी बनाएंगे और हम आने वाले समय में सारे शिक्षकों पदों को भरेंगे और फर्नीचर की व्यवस्था करेंगे। ये मेरा निवेदन है। अगला कोई प्रश्न है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया आपका? संख्या 3 बिंदु से एक और प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो सूचनाएं उपलब्ध कराई है, बिंदु संख्या 3 में कोटा में श्री गोपीचंद मीणा, प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के 25 चिकित्सकों में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर का कोई भी कार्मिक अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर नहीं है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के पशु चिकित्सालय में ऑपरेशन थिएटर की सुविधा नहीं है। यह सुविधा जिला स्तरीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय भीलवाड़ा में उपलब्ध है। इस विधानसभा क्षेत्र के समस्त पशु चिकित्सालयों में पशुओं के उपचार के लिए आवश्यक सेटअप जैसे टेविस, चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान आदि के उपकरण उपलब्ध है। विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के पशु चिकित्सालय के भवन 4 दीवारी व पशु चिकित्सालय विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। जी हाँ, रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा